हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत है शानदार से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग लगातार यूथ कंपटीशन के लिए जो ये बुक है, जिसमें पिछली बार बहुत से प्रश्न इसी बुक से छपे थे, तो उसी को हम लोग 15 ये प्रैक्टिस सेट हैं, इसको हल कर रहे हैं। इसका आज प्रैक्टिस नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आपको वो तीनों प्रैक्टिस सेट हमारे वीडियो में मिल जाएंगे, उन्हें आप ज़रूर देखें क्योंकि उनमें हम सब अभी तक शानदार प्रश्न करते हुए आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्लास आपकी डेली रात बजे शाम मतलब रात को 8 बजे हुआ करेगी। इससे पहले ये क्लास 12 बजे हुआ करती थी दिन में, लेकिन अब ये रात को 8 बजे प्रीमियम क्लास होगी, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। ठीक है, और ये आपके पेट के एग्जाम के लिए तो मैं तो कहूँगा बहुत शानदार होगी, जो आप इसे ज़रूर पढ़ें। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के आज के पहले प्रश्न की। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये रहा। बिना देरी के शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि बताइए, सिख गुरु कह रहा किस सिख गुरु के विद्रोह में राजकुमार खुसरो की सहायता और धन आशीर्वाद से की थी? बताएंगे किस सिख गुरु ने। तो क्या बोलेंगे, जो ये खुसरो था ये किसका था? ये जहांगीर का पुत्र था। किसका दोस्तों? जहांगीर का पुत्र था। अच्छा, जहांगीर के पुत्र की जो सहायता की, हालांकि जो खुसरो था जहांगीर का पुत्र, इसने विद्रोह किया अपने पिता के खिलाफ, तो इसकी जो सहायता की थी वो गुरु अर्जुन देव ने की थी। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने इसकी सहायता की, तो इनको हत्या भी कर दी थी, मतलब जहांगीर ने इनकी हत्या भी कर दी थी गुरु अर्जुन देव के। और ये कौन थे गुरु थे? तो आपको याद है, 5वें गुरु थे। कौन से दोस्तों? 5वें गुरु थी। ये भी बात याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में सीधी छपी है। क्लियर है आप सभी को? ये बात सभी आपको क्लियर होगी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्या होगा अगला क्वेश्चन? क्या उत्तर भारत में चांदी का सिक्का, मतलब चांदी का सिक्का जैसे टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? अगर बोला जाए चांदी का टका टंका और तांबे का जीतल, क्या बोलेंगे दोस्तों? तांबे का जीतल। किसका दोस्तों? तांबे का जीतल। तांबे का जीतल जी जीतल किसने जारी किया? तो आप सभी को याद रखना किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की बात करेंगे तो इसका शासनकाल 1211 से कब तक रहता है? 1211 से कब तक रहता है? तो क्या बोलेंगे? 1236 तक। किसका? 1236 तक। 1211 से 1236 तक इसका शासनकाल रहता है। राजधानी इसकी क्या थी? राजधानी ये दिल्ली से क्या हुआ? दिल्ली से मतलब सॉरी लाहौर से दिल्ली लाया। कहाँ लाया? लाहौर से। लाहौर से राजधानी कहाँ लाया था? तो लाहौर से दिल्ली राजधानी लाया था। इसीलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ये बात आप सभी को याद रखनी है। ठीक है, याद रखें। अगर बुझाए कि शुद्ध अरबी के पहले शुद्ध अरबी, मतलब कहेगा कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाया? क्या बोलेगा? शुद्ध अरबी सिक्के अगर बुझाया तो भी आप क्या बोलेंगे? शुद्ध अरबी सिक्के बोला जाए तो भी आप इल्तुतमिश को ही लगाएंगे कि शुद्ध अरबी सिक्के भी इसी ने चलाए थे। ठीक है, याद है आप सभी को, ये बात क्लियर होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर। क्या प्रण दत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांत प्रतीय बना था? क्या बोलेंगे? प्रण दत्त को किसने सौराष्ट्र का मतलब सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। तो क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का? राइट, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, हालांकि आपके गुप्त साम्राज्य आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, खासकर जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा गुप्त साम्राज्य से वो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त से बनेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। ठीक है, अच्छा स्कंदगुप्त के बारे में आपको याद रखना, इसका भीतरीय अभिलेख पूछा है तो भी इसका ही याद रखेंगे, भीतरीय अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख, क्या बोलेंगे दोस्तों? जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा दोस्तों? जूनागढ़ अभिलेख, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा स्कंदगुप्त हुरणों का आक्रमण इसके समय हुआ था, याद रखेंगे। किसका? हुणों का आक्रमण भी इसी के समय हुआ था। आपको याद है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। हुणों का आक्रमण वो भी किसके समय? स्कंदगुप्त के समय हुआ था। क्लियर है आप सभी को? ये बात क्लियर होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर। क्या आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी को याद है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन? मखालीपुत्र गौसल थे। हालांकि जो मखालीपुत्र गौसल थे ये महावीर के शिष्य। किससे? ये महावीर के पहले से। ये किसके थे? महावीर के शिष्य। किससे दोस्तों? ये महावीर के शिष्य थे, महावीर के शिष्य थे। आप सभी को याद रखना, महावीर के क्या थे दोस्तों? शिष्य थे। लेकिन इनसे क्या हुआ, कुछ मतलब अपना गड़बड़ हो गया, इनके मतभेद हो गया। मतभेद के बाद इन्होंने क्या, मखालीपुत्र जो गौसल थे आजीवक संप्रदाय के क्या बने? संस्थापक बने। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? क्या सिंधुवाड़ी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? क्या बोलेंगे? कौन सा स्थल क्या है अब पाकिस्तान? आलमगीरपुर, ये यूपी में मेरठ में, मेरठ के आसपास आपको देखने को मिलेगा, मेरठ में। और ये सिंध सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था। अगर आपने मेरी सिंध सभ्यता की जो आपका वीडियो मैंने लिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे जरूर देखें, क्योंकि ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सिंधुवाड़ी सभ्यता के 25 ही प्रश्न लिए हैं, लेकिन उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये सबसे उत्तरी स्थल था, आपको याद रखना। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये भी याद रखेंगे, हिंडन नदी के तट पर। हिंडन नदी वर्तमान में गाजियाबाद वगैरह जो है वो हिंडन नदी के तट पर है। आप सभी को हिंडन नदी के तट पर है। ठीक है, अच्छा हड़प्पा, ये पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ पर? पाकिस्तान। लोथल ये आपको गुजरात में देखने को मिले। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में। कालीबंगा ये राजस्थान। क्या बोलेंगे दोस्तों?
राजस्थान। क्लियर है आप सभी को? तो हड़प्पा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। पाकिस्तान में किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। ये भी बात आप सभी को याद रखनी है, ठीक है। और पहला अगर पूछा कि सिंध सभ्यता का पहला स्थल कौन खोजा गया था, तो सिंध सभ्यता का पहला स्थल भी कौन खोजा गया था? वो हड़प्पा। कब दोस्तों? 1921 में। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। क्लियर है दोस्तों? दयाराम साहनी ने खोजा था 1921 में। ये बातें सभी आप सभी को क्लियर होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? ये कथन किसने कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में? आप सभी को बताना है। क्या बोलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसने कहा था? ये आपका ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 1935 के अधिनियम को कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आप सभी को ये बात याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या हुआ? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? आप सभी को बताना। 1919 के भारत शासन सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को विस्तार किया गया था। देशी राजाओं के अधिकार को सीमित किया गया। सभी देश में द्विसदनात्मक विधानसभा स्थापित की गई। वर्मा को भारत से पृथक किया गया। ये तो 1935 में था। तो क्या बोलेंगे? आपने सुना होगा 1909 में। 1906 में स्थापना होती है किसी मुस्लिम लीग की, और 1909 में मांटेंगू चम सुधार आता है, जिसके द्वारा मुसलमानों को क्या हुआ? मुसलमानों को, जो मुसलमान थे, मुसलमानों को क्या दे दिया गया था दोस्तों? मुसलमानों को याद रखेंगे सांप्रदायिक जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। क्या बोलेंगे? सांप्रदायिक 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 क्या दिया गया? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, ठीक है। आपको ये बात ये पता होगी, ठीक है। प्रतिनिधित्व दिया गया था, हम सभी को ये बात याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ? 1919 में क्या हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था 1909 के भारत शासन अधिनियम में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? अभी मैंने आप सभी को बताया किसने घोषित किया था। तो देखो, अंग्रेजों की जो नीति थी बांटो और राज्य करो, उसी नीति में असली जो था, मतलब सामने कौन है? ब्रिटिश राजमंत्री थे। तो क्या बोलेंगे? रैमजे मैकडॉनल्ड। कौन दोस्तों? रैमजे मैकडॉनल्ड। ये क्या था? ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, याद रखेंगे। और इसने कब? 1932 में। कब दोस्तों? 1932 में। 1932 में सांप्रदायिक निर्णय लिया था, ठीक है। इसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? अवार्ड भी कहा जाता है। आप सभी को याद रखना, ठीक है। और ये किसको? मतलब जो दलित वर्ग थे उनको दिया गया था, ठीक है। याद है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मतलब और इसी के बाद क्या हुआ? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट अगर पूछा जाए तो इसी के बाद हुआ था पूना पैक्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों? अगर पूछा जाए कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो पूना पैक्ट इसी के बाद हुआ था, पूना पैक्ट। और ये हुआ कब था पूना पैक्ट? तो क्या बोलेंगे? 1932 में 14 सितंबर। क्या बोले? सॉरी, 24 सितंबर। कब दोस्तों? 24 सितंबर कब हुआ था? 1932 में। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा। 13 अप्रैल। क्या दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता। कब होता? 1919 को, ठीक है। और कौन सी समिति बनाई थी? हंटर कमीशन। क्या बोलेंगे? हंटर कमीशन बनाया गया था। आप सभी को ये बात याद होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। बंग भंग आंदोलन में मतलब बंग भंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया? पहले बंग भंग आंदोलन था, ठीक है। तो मतलब उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग आंदोलन के बाद कौन सा स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था? ये कब शुरू हुआ? 7 अगस्त 1905। और ये किसके विरोध में? ये विरोध किसका था? बंगाली विभाजन के विरोध में। किसके विरोध में? बंगाली विभाजन के विरोध में। कलकत्ता से स्टार्ट हुआ। कहाँ दोस्तों? कलकत्ता से स्टार्ट हुआ। आपको याद रखना कहाँ से दोस्तों? एक मिनट दोस्तों, कलकत्ता से स्टार्ट हुआ। कहाँ से दोस्तों? कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था 1905 में। आप सभी को ये बात याद रखें। क्लियर है? आप सभी को ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका हुआ, मतलब कितना भाग पानी से ढका हुआ पृथ्वी की क्षेत्र का, ठीक है। तो बात करेंगे, मतलब ये लगभग पृथ्वी पर 70.2%। क्या बोलेंगे? 70 लगभग 2% क्या है? 70.2%। 70.2% क्या है? लगभग आपका क्या है? भाग पर जल है। तो इसे 71% भी कभी कभी बोला जाता है, ठीक है। और लगभग 29.8% पर क्या है? ये स्थल भाग है। क्या है दोस्तों? स्थल भाग। तो आप कितना कह सकते हैं? तो आप कह सकते हैं 2/3। क्या बोलेंगे? 2/3 कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? 2/3 कह सकते हैं। क्लियर आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल के मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? संपूर्ण क्षेत्र का मैदानी भाग सर्वाधिक है। कौन सा राइट आंसर हो जाए? आप सभी को पता है, ठीक है। आप सभी को बताना है कि मतलब संपूर्ण देश का जो, मतलब कहने का संपूर्ण जो महाद्वीप है उसका मैदानी भाग सबसे ज्यादा। आप बात करेंगे
किसको, यूरोप का। राइट आंसर क्या होगा, यूरोप। अगर यूरोप और एशिया की बात करें, यूरोप और एशिया, तो यूरोप और एशिया के बीच कितने लोग क्या क्या स्थित है, सभी को आपको बताना है, क्योंकि आपके एग्जाम में लगातार पूछी जाती है। सबसे पहले याद रखेंगे कौन कौन सी यूराल पर्वत, यूराल पर्वत जो है यूरोप और एशिया को अलग करता है, यूरोप पर्वत, ठीक है, यूराल पर्वत, ठीक है। और यूराल पर्वत यह अलग करता है। यार आपको कैस्पियन सागर याद है, कौन दोस्तों, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर ये झीलें, ये भी आपको अलग करती है, ठीक है, कैस्पियन सागर, ठीक है। काला सागर, काला सागर भी यूरोप और एशिया को अलग करता है, यूरोप और एशिया को काला सागर भी अलग करता है। सागर, भूमध्य सागर भी यूरोप और एशिया को अलग करता है, कौन सा, भूमध्य सागर भी अलग करता है, ये बात आपको याद है, सागर भी अलग करता है। और एक और है, मुझे यह इस वक्त याद नहीं, अभी मैं बताता हूँ, वो जॉर्जिया के आसपास स्थित है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, ठीक। फिलहाल आपको याद रखना है, ये आपको यूरोप और एशिया के यूराल पर्वत, यूराल नदी भी याद रखना है, यूराल नदी, यूराल नदी भी इसी के आसपास बहती है। यूराल नदी हो गई, कैस्पियन सागर और काला सागर, भूमध्य सागर, ये एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। क्लियर है आप सभी को, राइट आंसर यूरोप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, कह रहा लातूर किस प्रांत में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लातूर, क्या बोलेंगे, लातूर किस में, कहाँ पर स्थित है, तो क्या बोलेंगे, लातूर ये भूकंपों के कारण फेमस हुआ था, महाराष्ट्र में, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो क्या बोलेंगे, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और ये कहाँ पर, ये मध्य हिमालय, जो आप मध्य हिमालय देखेंगे, कहाँ पर दोस्तों, मध्य हिमालय देखेंगे, मध्य हिमालय का भाग है, ये मध्य हिमालय का भाग है, आप सभी को याद है, मध्य हिमालय का भाग है। और मध्य हिमालय में कई, जैसे धौलाधर श्रेणी है, ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को, नाग टिब्बा महाभारत या नेपाल में देखने को, मसूरी वगैरह ये कुमायूं में, ठीक है। तो आपको याद है जम्मू कश्मीर, पीर पंजल कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में पड़ती है, ठीक है, आपको याद रखना है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी, बोलेंगे किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी, आप सभी को बताना है, ठीक है। तो अगर बिहार की बात करें साक्षरता दर कितनी थी, तो बिहार की जो साक्षरता दर थी 61.8%, 61.8% थी, आप सभी को याद है, कितनी थी दोस्तों, 61.8% थी। फिर ये अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश ये एपी है, एपी में तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 65.4 थी, कितनी थी, 65.4 थी, ये साक्षरता दर की बात करें। राजस्थान की कितनी थी, राजस्थान की दोस्तों अगर बात कीजिए, राजस्थान की कितनी थी, तो क्या बोलेंगे 66.1%, 66.1% थी, ठीक है। अगर वहीं पर बात की जाए किसकी, अगर झारखंड की बात की जाए, झारखंड की मतलब नीचे से मैं बता रहा हूँ, झारखंड, तो झारखंड की बात याद रखेंगे, झारखंड की कितनी थी, 66.4%, कितनी थी दोस्तों, 66.4%, ठीक है। तो याद रखें सबसे कम किसकी थी, बिहार की थी, सबसे कम जो थी वो आपकी बिहार की थी, ये बात आप सभी को याद रखनी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा, कि भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। आर्थिक सुधार से सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था कि जो उदारीकरण हुआ था, आपकी यूपी त्रिपसी पेट की सेकंड शिफ्ट उठाकर देखें, उसमें क्वेश्चन आया था कि जो उदारीकरण हुआ था उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो कौन थे, नरसिम्हा राव थे, आप सभी को याद रखना। ये हुआ कब था, मतलब उदारीकरण की शुरुआत अगर बुझी जाए, भारत में उदारीकरण की अगर शुरुआत बुझे, उदारीकरण की शुरुआत बुझे तो कब हुई, तो क्या बोलेंगे 1951 में, 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। और किसने की थी, तो आप सभी को याद रखना, कौन, मनमोहन सिंह, ये उस वक्त के थे, ये वित्त मंत्री थे, क्या दोस्तों, वित्त मंत्री थे, याद रखें वित्त मंत्री। और मुझे प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरसिम्हा राव क्या थे, ये प्रधानमंत्री, मतलब पीएम जो थे वो कौन से थे, पीएम थे आपके प्रधानमंत्री, आपको याद रखना, ठीक है। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया यहीं से शुरुआत हुई थी, आप सभी को याद रखनी। लगातार यहाँ से इकोनॉमिक्स में लगातार आपके लिए क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा है भारत में छिपी बेरोजगारी प्रच्छन्न का मुख्य रूप क्या है, बोलेंगे प्रच्छन्न जो बेरोजगारी भारत में छिपी हुई इसका मुख्य कारण क्या है, आप सभी को बताना है। हालांकि इसमें 1 2 3 कई ऑप्शन दिए गए, मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ थोड़ा, क्योंकि इसमें कई ऑप्शन से मिलकर बना है, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, कोई दो भी या कोई तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो कहाँ पर, ये ग्रामीण क्षेत्र, मतलब कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में देखी जाती है। तो एक व दो दोनों, इसमें एक व दो दोनों, हालांकि इसमें कूट करके दिया गया था तो मैंने आपको ऐसे ही बताया, ठीक है। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में छिपी हुई यानी कि बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी का मुख्य रूप संबंधित। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद को, क्या बोलेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण यानी कि ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, किसको हरित स्वर्ण यानी कि ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी की स्क्रीन पर, तो क्या बोलेंगे किसे ग्रीन गोल्ड या हरित कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे बांस उत्पाद को हरित या किसको बांस उत्पाद को कहा जाता है, बांस उत्पाद को कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे जी, बिल्कुल सही। और ये मतलब ये तेज बढ़ने वाली से बांस घास के रूप में जाना जाता है, आप सभी को राइट आंसर क्या होगा आपको ए होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव क्या होता है। जो बैंकों के नगद कोष क्या होते हैं, नगद कोष, क्या बोलेंगे बैंकों के नगद कोष में अनुपात में कमी का प्रभाव क्या होता है, क्या बोलेंगे नगद कोष के अनुपात में कमी का,
तो क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि बैंकों की आय बढ़ेगी। अगर आप नगद कोष में क्या करें, नगद कोष से क्या बोले, नगद कोष अगर कमी कर देंगे तो आय बढ़ेगी, ठीक है। तो बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि होगी, मतलब जो प्रतिभूतियां होगी बैंकें ज़्यादा खरीदने, क्योंकि बैंक के पास पैसा है, जो प्रतिभूतियां उसने बेची थी वो खरीदने लगेगा, ठीक है। बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन उपलब्धि होगी, जो प्रसार होगा वो भी अधिक उपलब्धि, तो राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। देखो बैंक नगद कोष क्या होता है, इसे सीआरआर बोला जाता है, ठीक है, सीआरआर नगद कोष, कैरेक्टर मतलब सीआरआर बोला जाता है, ठीक है। क्या होता है, पहले जैसे मान लिया जो नगद कोष था, नगद कोष था, आरबीआई क्या करती है, नगद कोष मान लिया था, तो नगद कोष क्या करता है, नगद कोष, एक मिनट दोस्तों, नगद कोष जो होता है, मान लिया पहले नगद कोष कितना था, तो नगद कोष मान लिया पहले कितना था, नगद कोष मान लिया 5% था, कितना था दोस्तों, 5, और ज़्यादातर ये नगद कोष जो होता रहता है 4% के आसपास रहता है, ठीक है। नगद कोष मान लिया 100 रुपये बैंक के पास हैं, तो नगद कोष 5% है, तो 5 रुपये देने पड़ते हैं, तो बैंक के पास वर्तमान में 95 ही रुपये बचते हैं। अब मान लिया नगद कोष घटा कर दिया, नगद कोष घट गया और नगद कोष कितना रह गया, मान लिया 2% रह गया, तब अब बैंक को 2 ही रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि बैंक के जो पास बच रहे हैं वो 98 रुपये बच रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जब उसके बैंक के पास वृद्धि आएगी, आय में वृद्धि हो गई, नहीं तो आय में वृद्धि हो गई, तो जब भी कमी होती है तो आय में वृद्धि होती है, प्रतिभूतियों की मांग बढ़ती है, सब कुछ राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। कभी आपको इकोनॉमिक्स जब बताएंगे बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। कह रहा है हिंदू समृद्धि दर संबंध किस समृद्धि दर से, क्या बोलेंगे, बोले इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, सकल जीडीपी से होता है। जीडीपी आप सभी को पता होगा, जीडीपी क्या होती है, ये मतलब जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कि रहा है पंचायत का, ये अब हम लोग किसके, तो आप सभी को पता है अब हम लोग किसके क्वेश्चन करेंगे, तो आपके अब पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे 5। कह रहा पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है, पंचायत के जो सरपंच होते हैं पंचायतों के पंचों द्वारा, जो पंचायत के पंच होते हैं उन्हीं सरपंचों को चुन लेते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। आप सभी को याद रखना, ऐसे क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर अभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। बात करेंगे राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति से लगातार में अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैंने कई बार आर्टिकल बताए हैं जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है। फिलहाल मैं आज बता देता हूँ, महाभियोग का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 61 है, यानी कि संविधान के आर्टिकल 61 में, संविधान के अनुच्छेद 61 में जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर बताई गई है, ठीक है। अच्छा ये किसके, ये संसद में, मतलब संसद में किसी भी सदन द्वारा लगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, कौन सा, महाभियोग, ठीक है, याद रखेंगे। और सिर्फ संविधान के उल्लंघन के आधार पर, और किसी के आधार पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों किसके, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर जब भी महाभियोग लगता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगता है, वरना किसी भी आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगता। ये बात आप सभी को याद रखें, सिर्फ और सिर्फ किसके उल्लंघन के आधार पर, तो बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ महाभियोग, मतलब संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही क्या होता है, महाभियोग लगता है। ये बात आप सभी को क्लियर होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में प्रजातंत्र जो है वो इस तथ्य पर आधारित है कि, किस तथ्य पर आधारित कि संविधान लिखित है, या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। किस भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि 23 का राइट आंसर क्या होगा, जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार पूरा पूरा है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, इसीलिए प्रजातंत्र कहा जाता है। क्लियर है आप सभी को, ये बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर है आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। राय निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है, कौन सा मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मतलब दिया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो आप सभी को याद रखना, कौन, अवसर की क्षमता। अवसर की क्षमता क्या होती है, अवसर की क्षमता यानी सार्वजनिक सेवा के योजना संबंध में, ठीक है, केवल नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है, केवल नागरिकों को प्राप्त होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाए। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा, कह रहा भारत में संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय आपको बताना है, कितने प्रकार का है, फिर स्वतंत्रता बतानी है कितने प्रकार की, मैं अलग लिख देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। स्वतंत्रता बतानी है, उसके बाद समानता कितने प्रकार की, समानता क्या बोलेंगे, समानता कितने प्रकार की, समानता कितने प्रकार की है आपको बताना है, ठीक है। क्या बोलेंगे, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख कीजिए, भातृत्व का भी उसी क्रम में उल्लेख आपको करना है। तो क्या बोलेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, अगर मैं न्याय की बात करता हूं, भातृत्व मतलब क्या होता है, जैसे बंधुता करते हैं, क्या बोलेंगे, बंधुता, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बंधुता, फिलहाल एक ही प्रकार के, भातृत्व मतलब बंधुता इसे कहा जाता है, बंधुता, ठीक है, बंधुता इसे कहा जाता है। अगर न्याय बात करूं तो 3 प्रकार के न्याय है, कौन कौन से न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ठीक है। सामाजिक में थोड़ा थोड़ा लिख देता ताकि आपको समझ में आए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सॉरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है। स्वतंत्रता की विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की। फिलहाल राइट आंसर क्या होगा, तीसरा, 5 मतलब 3
5 2 1, ठीक है, याद रखेंगे। मतलब न्याय जो है, न्याय जो 3 प्रकार से है, स्वतंत्रता आपकी 5 प्रकार से, समानता आपकी 2 प्रकार की, और बंधुत्व मतलब भ्रातृत्व जो है बंधुता 1 प्रकार की। तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर ए होगा 25 का। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा के विकल्प के रूप में, किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? बोलेंगे ऊर्जा के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है, साइंस का क्वेश्चन है, तो आपको सभी को बताना है। तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन को स्वीकारा जाता है। किसको? हाइड्रोजन को स्वीकारा जाता है। आप सभी को ये बात याद रखनी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? किसका हमारे शरीर में नहीं होता? तो विटामिन ए और विटामिन सी का निर्माण हमारे शरीर, चाहे विटामिन ए बूझे या विटामिन सी बूझे, इनका जो होता है वो हमारे शरीर में निर्माण, प्रोटीन भी बनते हैं, एंजाइम भी बनते हैं, हार्मोन्स भी बनते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? क्या बोलेंगे? पहला सफल क्लोन जंतु कौन था? भेड़ थी, उल्लूक था, या खरगोश था? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भेड़ जो थी ये पहला सफल क्लोन जंतु था। ठीक है, याद रखें, सफल क्लोन जंतु था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा दूध का पीएच मान कितना होता है? क्या बोले? दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध की अगर पीएच मान की बात करें तो दूध का जो पीएच मान दोस्तों होता है ये लगभग 6.4 से कितना, 6.1 मिनट दोस्तों, 6.4 से 6.8 के बीच होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप 29 का लगभग बी 6.6 कर सकते हैं। ठीक है, 6.4 से 6.8 के बीच होता है, आप उसे 6.6 कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? आप सभी को ये बातें याद रखनी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? जो चुंबकीय सुई होती है वो हमेशा उत्तर की ओर संकेत करती है। किसके दोस्तों? उत्तर की ओर संकेत करती है। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसके दोस्तों? स्टैटिक जीके के 51 नंबर क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को बताना है। क्या बोलेंगे? आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या होगा? क्या बोलेंगे? ये किसकी? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक पुस्तक किसकी है बताना है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? तो ये युवराज सिंह की, किसकी? युवराज सिंह की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाए, युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। चलिए अगला क्वेश्चन कि आज निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में कब मनाया? 3 दिसंबर, 3 दिसंबर मनाया जाती है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में। 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। अगला क्वेश्चन ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस से सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था और मैं लगातार ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ग्रीन हाउस गैस को प्रभावी प्रक्रिया क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं, बाकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मेथेन भी, लेकिन जो ऑक्सीजन है ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आप सभी को याद रखना। जलवाष्प अगर बुझा है, जलवाष्प जो होती है ये भी आपकी ग्रीन हाउस है। जलवाष्प आपकी ग्रीन हाउस गैस है, याद रखेंगे। ठीक है, और O3 ओजोन, तो O3 भी आपकी क्या है? ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ये भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। क्लियर आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? कह रहे चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो चिपको पादप संरक्षण के लिए, घड़ियाल परियोजना के लिए, बाघ संरक्षण, पादप प्रजनन के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि पादप संरक्षण के लिए। पादप संरक्षण यानी कि पर्यावरण रक्षा के लिए चलाया गया था। ठीक है, याद रखें चमोली में 1973 कब चलाया गया था दोस्तों? 1973 में चलाया गया था, चमोली जिला उत्तराखंड। क्लियर है दोस्तों? चमोली जिला उत्तराखंड में चलाया गया था पादप संरक्षण के लिए। तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर क्या है? बोलेंगे दक्षिण भारत का मानचेस्टर कौन सा? तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर कौन सा हो जाएगा? कोयम्बटूर। क्या हो जाएगा दोस्तों? कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कौन हो जाएगा? कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मानचेस्टर हो जाएगा, याद रखें। कोयम्बटूर जो है वो दक्षिण भारत का मानचेस्टर हो जाएगा, याद रखें, दक्षिण भारत का। और अगर उत्तर भारत का तो कौन सा आपका हो जाएगा? कानपुर। गुजरात राज्य को अहमदाबाद कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? उत्तरी भारत में आपको कानपुर फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आज दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा? आप सभी को याद रखना कौन सा दुनिया का सबसे छोटा देश? वेटिकन सिटी। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये यूरोप का देश है। यूरोप को आप जब इटली जाएंगे, इटली के इस प्रकार से इटली निकला हुआ है भूमध्य सागर में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी आपको देखने को मिलेगा, इटली में पड़ता है। क्लियर है आप सभी को? चलिए यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, याद रखेंगे। श्री रामनाथ कोविंद भारत के प्रधानमंत्री थे। कितने नंबर के? श्री रामनाथ जो कोविंद थे वो भारत के कितने नंबर के थे? ये है नहीं, थे लिख लीजिए, क्योंकि अब वो नहीं रहे। अब वर्तमान में कौन हो गए प्रधानमंत्री? कौन हो गए? तो द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति थे ये। श्री रामनाथ कोविंद जो थे भारत के राष्ट्रपति, चौथे नंबर के। तो क्या बोलेंगे? आप सभी को याद रखना है ये कौन से नंबर के थे? ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन से? 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। आप सभी को याद रखें, 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अगर पूछा जाए 13वें राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जो थे, प्रणब मुखर्जी जो थे, मुखर्जी ये कौन थे? ये 13वें नंबर के थे। किसमें दोस्तों? 13वें नंबर के थे। ठीक है, अच्छा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या बोलेंगे? प्रतिभा
देवी सिंह पाटिल, देवी सिंह पाटिल, ये कब की थी? ये जो थी ये 12वें नंबर की थी, ठीक है, 12वें नंबर की। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन, पहली महिला भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में नव पाषाण काल की गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? अजंता की गुफाओं में, उदयगिरी, भीमबेटका, मेहरगढ़। नव पाषाण काल की, तो नव पाषाण की कहाँ? भीमबेटका। अच्छा, भीमबेटका गुफाओं की बात करें कहाँ मिलेंगी? मध्य प्रदेश में। अच्छा दोस्तों याद रखें कि ये नव पाषाण काल है, यानी कि कैसे चित्र मिलेंगे? शिकार के चित्र, क्योंकि शिकार मानव उस वक्त का था शिकार थी, तो प्राकृतिक चित्रों पर यहाँ पर वर्णन ज्यादा किया गया। कहाँ पर है ये आपको याद रखना? मध्य प्रदेश। और इनकी खोज अगर बुझे तो किसने की थी? विष्णु वाकड़कर ने। किसने दोस्तों? विष्णु वाकड़कर ने। वाकड़कर ने, विष्णु वाकड़कर ने इनकी खोज की थी। किसी भीमबेटका गुफाओं की। आप सभी को याद रखना, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों कह रहा है, नवंबर माह में संपन्न सिम्बैक्स नौसेना अभ्यास शामिल थे। सिम्बैक्स में कौन कौन शामिल थे? तो सिम्बैक्स में क्या बोलेंगे आपको? देखो सिम ये सा से सिंगापुर और आई से इंडिया, भारत और सिंगापुर। क्या बोलेंगे? सिम्बैक्स इस प्रकार से लिखा जाए, सा से सिंगापुर, आई से इंडिया। याद रखेंगे। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प डी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 40 प्रश्न किए हैं। 10 प्रश्न जो करंट अफेयर के हैं वो हम लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है वो प्रीवियस क्वेश्चन है 2021 की, उसमें करंट अफेयर होगी जो आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, जो बहुत पुरानी, मतलब 2021 में कैसे 2020 की होगी करंट अफेयर, क्योंकि 2021 में एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर प्रश्न पसंद आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास में आप सभी को बता चुका हूँ, डेली आपको रात को 8 बजे देखने को, रात को 8 बजे क्लास आपको डेली देखना है, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सुबह एक क्लास होती है हमारी 10 बजे, जिसमें हम लोग घटना चक्र कवर करते हैं सुबह 10 बजे। तो सुबह 10 बजे वाली भी क्लास आप लोग जरूर देखें, क्योंकि उसमें हम लोग घटना चक्र कवर करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियोज में। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियोज में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय।